हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर ही चलेगी। तो हम यहाँ एक एक प्रॉपर्टी जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम इसको ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसका कारण क्या था कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव की और इलेक्ट्रो नेगेटिव की, उसके बीच में होता है। मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ना ही ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एक बात तो ये हो गई कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकंड हो या थर्ड हो, वो सारे के सारे मेटल होते हैं। अब दूसरी बात, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए, अगर हम मेटल की डेफिनेशन की बात करें तो जो पहले पुरानी डेफिनेशन होती थी वो ये होती थी कि हार्ड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, मेलेबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। मतलब उसकी आप शीट बना सकते हैं, उसके आप वायर बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम केमिकल फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेटल वो होते हैं जो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे। मतलब अगर हम केमिकल फॉर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मेटल वो होते हैं जो इजीली क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल्स की या डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो हमने देखा था कि 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d 1 to 10, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4s 1 to 2 3d 1 to 10, या मैं d पहले लिख के s बाद में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, ये इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। क्या लिखी है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूँ तो वहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आते हैं, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आते हैं। अब यहाँ मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि आपने देखा था 2 अपवाद थे, एक क्रोमियम का था और एक कॉपर का था। तो आपने क्या देखा था कि क्रोमियम और कॉपर के केस में s में इलेक्ट्रॉन 1 था, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 3d 5 और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 3d 10। तो यहाँ पर आपने देखा कि s में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और बाकी की बात थी इलेक्ट्रॉन किस में थे, d में। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे निकालने की, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आए और बाद में 3d में गए। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने की तो नो डाउट पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, 4s में से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं नॉर्मल केस में, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है s में है, उसको निकालना क्या है, बहुत आसान है। उसके बाद आप कुछ इलेक्ट्रॉन चाहें तो d में से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जो कि s में है वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाले जा सकते हैं जो कि 3d में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जो आपके ट्रांजिशन सीरीज है वहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकालना या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही क्या है, आसान है। तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। इसका मतलब ये मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, सारे के सारे मेटल है। उसका कारण क्या है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके एस के इलेक्ट्रॉन है 2, वो और कुछ इलेक्ट्रॉन डी के भी आसानी से क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो ये इसलिए क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें एस के कंपैरिजन में, तो देखिए एस के मेटेलिक कैरेक्टर के कंपैरिजन में इसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। एस जो ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है कि एस ब्लॉक की आयनन जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है या आयनन विभव जो है वो बहुत कम होता है, और डी ब्लॉक का जो आयनन विभव है ये कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी हम आयनन विभव भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में। दूसरी बात यह है कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उस कंपैरिजन में क्या है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है एस ब्लॉक की तुलना में नहीं त्यागते, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है कंपेयर टू एस। तो ये हार्ड भी होते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब एक तो हमने क्या कहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे मेटल हैं। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि ये एस ब्लॉक की तुलना में क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर इसमें थोड़े से कम है। दूसरा, ये एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम जो होता है उसको आप नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। चाकू किसका होता है, नॉर्मली आयरन या स्टील का होता है। तो आप उससे क्या कर रहे हो, सोडियम पीस को काट रहे हो। मतलब एस ब्लॉक के जो मेटल है काफ़ी सॉफ्ट है,
और जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल नेचर का भी हो सकता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप एस ब्लॉक की बात करते हो तो वहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नॉर्मली एक होते हैं या दो होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए उसमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं डी ब्लॉक के लिए कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, या मैं चलो लिख देता हूँ पूरा, मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक में जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिख के, कि जब आप बात करोगे 3D सीरीज की, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ETC, ठीक है, आगे भी आ सकता है। तो देखिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हम लिखते हैं 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। अब क्रोमियम की आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हो कि क्या होती है, 4s1 3d5, 4s2 3d5। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर केवल डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपको पता है कि हुंड्स रूल के हिसाब से जब आप डी में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप कैसे भरते हो, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीन इलेक्ट्रॉन, फिर चार इलेक्ट्रॉन, फिर पाँच इलेक्ट्रॉन। पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हो और उसके बाद जब वो हाफ फिल्ड हो जाता है उसके बाद आप पेयरिंग शुरू करवाते हो। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करते हो, आप पेयरिंग शुरू करवाते हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक जो डी में है, दो जो डी में हैं, तीन जो डी में हैं। अब यहाँ पर क्रोमियम के केस में क्या है, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में हैं और एक आपके एस में है, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैंगनीज की बात करें तो यहाँ पर कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, क्रोमियम में है, ठीक है, क्रोमियम में आपके सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अब मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो मेटल जो होगा वो ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। मेटल क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। मतलब जितनी मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी मेटल ज़्यादा हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जो क्रोमियम है उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा है। मतलब आप इसकी हार्डनेस कह सकते हो या स्ट्रेंथ कह सकते हो कि जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है कि उसकी जो मजबूती है वो किस में ज़्यादा है, क्रोमियम में ज़्यादा। उसका कारण क्या है कि क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से मेटेलिक जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ETC। तो आपने क्या देखा कि एस ब्लॉक के कंपेरिजन में डी ब्लॉक जो है वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। उसका कारण क्या है कि एस ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जब डी ब्लॉक में हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से यहाँ पर इसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं एस ब्लॉक जो हैं वो ज़्यादा मेटेलिक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम मेटेलिक होते हैं और हार्ड होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो डी ब्लॉक है वहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर उसको आपको सेपरेट करना एक एक एटम को, वो काफ़ी मुश्किल है। तो जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है डी ब्लॉक की वो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो ये तो थी बात किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर की। कि मेटेलिक कैरेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है सारे के सारे मेटल्स हैं और इसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है एस के कंपैरिजन में क्या है, कम है और एस की तुलना में हार्ड होता है। दूसरी बात ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो थी बात मेटेलिक कैरेक्टर की। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है
डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी को हिंदी में हम कहते हैं घनत्व, डेंसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं घनत्व। और अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करें तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप सब जानते हैं, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम कैसे देखें यहाँ पर, तो देखिए जब हम डी ब्लॉक को पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो एक सीरीज में आप जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और एक आप जाते हो ऊपर से नीचे। तो जब हम दोनों केस में यहाँ पर स्टडी करते हैं डेंसिटी की, तो आप क्या देखते हो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, मास जो है वो बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे जाने में नो डाउट मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों ही चीज़ है, मास और वॉल्यूम दोनों है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पे वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अब कितना कम होता है कितना कम नहीं होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस में। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है नॉर्मली। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो कोई डाउट की बात ही नहीं है भाई, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो नो डाउट मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर वाली टर्म बढ़ रही है और नीचे वाली टर्म कम हो रही है, तो नो डाउट क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है। अब बात है मास और वॉल्यूम की। यहाँ पर तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, तो देखिए होता क्या है कि मास तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको पता है 3D से जब आप 4D 5D में जाते हो तो वहाँ पर आपके फिर जब आप जाते हो यहाँ पर 5D में, 3D 4D और 5D, तो जब आपने देखा है 5D की बात करें तो 5D में आपके लेंथेनम के बाद जो है आपके F ब्लॉक आ जाता है। क्या आ जाता है, F ब्लॉक। वहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो ऊपर से जब आप नीचे जाते हो तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि आपके ट्रांजिशन सीरीज वो आपके जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है 4F जो है वो आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। मतलब आप देखेंगे कि 4D 5D का जो वॉल्यूम है या जो साइज़ है वो लगभग सेम रहता है। 4D 5D का जो एलिमेंट का जो साइज़ है वो लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और बाद में तो हम कह सकते हैं लगभग कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मास बढ़ गया और वॉल्यूम लगभग नेग्लिजिबली इंक्रीज हुआ या फिर कांस्टेंट रह गया। तो यहाँ भी क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो डेंसिटी है डी ब्लॉक की वैसे ही कंपेरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि जो डी ब्लॉक का साइज होता है वो एस और पी की तुलना में काफ़ी कम होता है। क्यों, क्योंकि आपके शेल कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। और डी जो शेल है वो इनर शेल होता है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डेंसिटी डी ब्लॉक की काफ़ी ज़्यादा होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर भी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ऑस्मियम की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी बात किसकी, डेंसिटी की। तो जो डेंसिटी है वो आपके बढ़ती है, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे आप अप टू डाउन जाओ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मास बढ़ रहा है और अप टू डाउन जाने पे मास बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऊपर से नीचे जाने में वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, बहुत कम बढ़ता है। और 4D 5D में लगभग साइज़ क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके एटॉमिक रेडियस। अब देखिए देखने में एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस सेम ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, नॉर्मली हम क्या देखेंगे कि 3D सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो आपके लेफ्ट राइट जाने पर क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, हम कहते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। भाई आपके 3D सीरीज का क्या है, स्कैंडियम से शुरू होकर कहाँ पर है, जिंक तक। ये आपके 21 है और ये आपके 30 है।
तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि स्कैंडियम से जिंक पर आप जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करने से जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर साइज डिक्रीज होता है, ये कॉमन सा फैक्टर है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि डी ब्लॉक में एस और पी के कंपैरिजन में जो साइज का जो डिक्रीज जो है जो साइज कम हो रहा है वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता। मतलब डी ब्लॉक में साइज कम तो हो रहा है, या ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो साइज कम तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा जितना एस और पी के केस में होता है। उसका कारण क्या है कि जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है। मतलब एस है तो वो आउटर मोस्ट है और पी है तो वो भी क्या है, आउटर मोस्ट है। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो डी में आ रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट कौन सा है उस केस में, एस है। जैसे अभी आप कह रहे हो कि 3D और 4s, तो इलेक्ट्रॉन तो 3D में आ रहा है लेकिन आउटर मोस्ट 3D नहीं है, आउटर मोस्ट क्या है, 4s है। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आपके जो डी शेल है वो अंदर की तरफ है और आप इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, शुरू में तो आपके अट्रैक्शन फोर्स लगता है और अट्रैक्शन फोर्स लगने से क्या होता है, साइज छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हो तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स को काउंटर करने के लिए एक दूसरा इफेक्ट आ जाता है, उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या हम हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, या हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि मैंने कहा मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैंने कहा ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 3D के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो ये मैंने कह दिया 3D और ये मैंने कह दिया 4s। तो होता क्या है कि जब शुरू में आप इलेक्ट्रॉन भरते हो डी में तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से साइज़ क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हो उससे होता क्या है कि ये जो डी है, अब देखिए साइज़ डिसाइड कौन कर रहा है, जो मेटल का साइज़ है वो कैसे डिसाइड होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी कितनी है नाभिक से। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइज डिसाइड हो रहा है वो तो इससे डिसाइड हो रहा है कि आपके जो 4s इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब आप डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उससे दो चीज़ हो रही है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो उससे क्या हो रहा है, एक तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है 4s पे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसका कारण क्या है कि उसके बीच में क्या आते जा रहे हैं, 3D इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। तो जो अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली लगना चाहिए 4s पे वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरी बात, एक तो अट्रैक्शन फोर्स जो है ZeF जो है वो इतना नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, या हम कह सकते हैं जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना नहीं बढ़ पा रहा इफेक्टिवली। दूसरी बात कि जो 3D इलेक्ट्रॉन हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वैसे वैसे ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमने क्या देखा कि आप शुरू में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे नो डाउट, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, इस वजह से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जो 3D के इलेक्ट्रॉन है वो 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं जो अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता। दूसरा क्या होता है, 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो इस वजह से क्या होता है कि शुरू में मिड तक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद जो है साइज लगभग क्या हो जाता है, इसको आप कह सकते हो मैंगनीज से लेके और कॉपर तक लगभग साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसका कारण क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पा रहा, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इफेक्टिवली इतना नहीं बढ़ पा रहा। दूसरा रिपल्शन बढ़ रहा है। और इसमें एक फैक्टर हम और भी कह सकते हैं कि जब आप डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो तो वो आपस में भी रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, आपस में भी रिपेल
करते हैं, तो वो भी अपने आप को फिर पास में फिट नहीं कर पाते, वो भी आप अपने आप में रिपल्शन करते हैं, तो उसकी वजह से भी उसका साइज़ जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल जो एस और पी ब्लॉक में ट्रेंड है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, कम होता है। तो डी ब्लॉक में कुछ हद तक तो ये सही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ कम हो रहा है, लेकिन इतना कम नहीं हो पाता जितना एस और पी में होता है। दूसरी बात, एक कंडीशन के बाद साइज कम ही नहीं होता, लगभग क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसका कारण क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसका कारण क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, या हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। उससे क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया, दूसरा ये आपस में रिपेल कर रहा है, इस वजह से जो साइज है वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या हो रहा है कि वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स को वो कम कर रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है। तो जो दोनों इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये अपोजिट इफेक्ट है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो एक फैक्टर की वजह से साइज कम होना चाहिए और दूसरे फैक्टर की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट होकर साइज जो है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक में क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो अपने आप में फुल फील्ड है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा होने की वजह से वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और उसका साइज़ थोड़ा सा एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका साइज़ एक्सेप्शनली क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका हमने और फैक्टर भी देखे हैं कि जो बॉन्डिंग होती है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, और जो लेटिस स्ट्रक्चर होता है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो ये थी बात आपके एटॉमिक रेडियाई की। अब देखिए आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या था, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। लेकिन जब हमने बात करी है आयनिक रेडियाई की, तो आयनिक रेडियाई का मतलब अब ये मेटेलिक फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, ये मेटेलिक फॉर्म की, आयनिक फॉर्म की बात कर रहे, तो वहाँ पर हम इसको ऐसे शो करते हैं M2+। इसका मतलब हम जिसकी भी रेडियस की बात कर रहे हैं वो उसके कोई नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बात करें, 2+ कह सकते हो, या कई बार इसको 3+ भी लिख देते हैं। नॉर्मल ये 2+ है, ठीक है। तो 2+ का मतलब अब आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उसके बाद आप कंपेयर करो कि इसका जो साइज है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2+ की बात करें लेफ्ट टू राइट जाने में, तो इसमें भी लगभग वही चीज़ है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वही स्क्रीनिंग फैक्टर भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग फैक्टर इतना काम नहीं कर पाता जितना एटॉमिक रेडियाई के फैक्टर केस में काम करता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हमने 2+ कर दिया तो 4s तो इलेक्ट्रॉन अब रहे नहीं, अब केवल 3D में इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर dd के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ही फैक्टर काम करता है, 4s और 3D का रिपल्शन काम नहीं करता। तो इस केस में जो स्क्रीनिंग फैक्टर है या शील्डिंग फैक्टर है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता। तो यहाँ पर नॉर्मली जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। दूसरी बात, हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसका साइज़ एक्सेप्शनली क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये थी बात 4 प्रॉपर्टीज़ की। बाकी जो प्रॉपर्टी हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये यूनिट जो है बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल यूनिट नहीं है, इसमें सिंपल सा ये है कि आपके 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज़ की बात थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम साइज़ की बात करते हैं ऊपर से नीचे, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जब ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ग्रुप जो है वो ऊपर से नीचे ग्रुप में जब जाते हैं तो शेल बढ़ जाता है, ठीक है। शेल बढ़ने से साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन डी के केस में क्या हो रहा है कि शेल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। बढ़ता तो है लेकिन नहीं बढ़ता, मतलब इतना नहीं बढ़ता। 3D से 4D में तो फिर भी बढ़ता है, लेकिन जब हम 4D से 5D की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके लेंथेनाइड सीरीज़ और आ जाती है, और लेंथेनाइड सीरीज़ की आने की वजह से जो 4D और 5D के जो मेटल्स का जो साइज़ होता है वो लगभग सेम हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, वो भी इतना नहीं हो रहा, और बाद में जाके तो कांस्टेंट हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, और ऊपर से नीचे जाते हैं 3D से 4D तो थोड़ा साइज़ बढ़ता है। लेकिन जब हम 4D से 5D की बात करते हैं तो लेंथेनाइड सीरीज़ की वजह से या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो साइज़ लगभग क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जब आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं स्कैंडियम, ठीक है, यूट्रियम और लैंथेनम, ठीक है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है,
ये आप 3D सीरीज देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि लेंथेनम के बाद आपके ये आ गया, ट्रांजिशन सीरीज आ गई, ट्रांजिशन सीरीज सॉरी एफ ब्लॉक आ गया, लेंथेनाइड सीरीज आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जिरकोनियम और हॉफनियम है इसका साइज लगभग कांस्टेंट होता है, और नायोबियम और टेंटेनम का जो साइज है वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो एग्जाम में आता है कई बार, कॉम्पिटिशन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। दो चीज़ पूछता है कि इन दोनों का साइज जो है वो कैसा है, या साइज में आप कमेंट करो या आप बताओ कि साइज में क्या है। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों का साइज जो है लगभग क्या है, सेम है। इन दोनों का साइज भी क्या है, लगभग सेम है। तो कई बार तो वो साइज पूछता है कि किसका बड़ा है किसका छोटा है कि क्या है, तो आप क्या कहोगे, लगभग साइज क्या है, इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम है। रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी बात, वो ऐसे पूछेगा कि दोनों का साइज सेम है क्यों, एक्सप्लेन करो रीजन। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर आपके लेंथेनाइड सीरीज आ जाती है। तो शेल तो एक ही बढ़ा, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शेल बढ़ने की वजह से साइज़ बढ़ना चाहिए था, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो साइज़ घटना चाहिए था। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके साइज़ क्या हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास की बात। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ बच रही हैं वो पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल यूनिट नहीं है, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ आपका जो फटाफट से जो कोर्स है वो थोड़ा सा बढ़े आगे, ताकि एग्जाम तक आप काफ़ी हद तक मैटर जो है कोर्स जो है कंप्लीट कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।